हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। बात करते हैं हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की। जिस टाइम पर हमारे देश में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा कि फूड क्राइसिस की समस्या पैन इंडिया थी और बिहार में इसके कॉन्सिक्वेंसेस वर मोस्ट एक्यूटली फेल एंड सरकार की जोनेशन पॉलिसी या फिर जोनल पॉलिसी जो थी एक ये, प्लस इस फूड क्राइसिस के टाइम पर इंडिया का अनाज इंपोर्ट करना यूएसए से, इसने हमें फूड सिक्योरिटी टर्म्स में घायल करके रख दिया था। कुछ साल आगे बीतते हैं, लीडरशिप आती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फोकस था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे, उसकी एक्सपेंशन पे, और ये चीज़ एपेक्स पॉइंट पे जाती है इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब वो प्रधानमंत्री बनती हैं और हमारे देश में बड़े बड़े अलग अलग सेक्टर में बड़े बड़े लेवल पे क्या मतलब पैन इंडिया ही मान लो, रेवोल्यूशंस आने स्टार्ट होते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या थी, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, हमें अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था फूड ग्रेन के टर्म्स में। सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हम लोगों के पास एटलीस्ट इतना हो कि हम गुजारा कर लें, हम इंपोर्ट ना करवाएं या किसी की फॉरेन एड पे डिपेंडेंट ना रहे, हेल्प पे डिपेंडेंट ना रहे। मुझे इंपोर्ट करवा के पैसा यहाँ से बाहर नहीं भेजना है और फॉरेन एड मांगकर भिखमंगा नहीं बनना है। चलो, तो इन द फेस ऑफ प्रिवेलिंग फूड क्राइसिस, कंट्री वॉज क्लियरली वल्नरेबल टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड डिपेंडेंट ऑन फूड एड। ऑब्वियसली बात है, जब कोई हमारी मदद करता है तो वो सुनाता भी बहुत है, ऐसे आप इसको इमेजिन कर लो। और फूड एड के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब है जब पर्सन भिखमंगा बन जाता है तो वैसे ही पर्सन की विल पावर खत्म हो जाती है। हम लोग डिपेंडेंट थे यूएस के ऊपर। यूएस ना इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था कि तुम ना कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आओ, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करो हमारे फेवर में, ताकि हम गुड्स तुम्हारे यहाँ भेज सकें। और उस टाइम पर आपको पता ही है, सबको पता है, 1991 तक तो हमने दरवाजे पूरी तरीके से खोले नहीं थे, लेकिन क्योंकि जो हमारी मदद कर रहा था तो वो तो बोले गई, कंडीशन रखी है ना। शराब का ठेका जिस मालिक का हो तो उसके लिए तो ड्राई डे पर भी शटर तो खुल ही जाएगा नीचे से। बात ये है, गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सफिशिएंसी। खेती बाड़ी के लिए सरकार ने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी ताकि इंडिया को फूड ग्रेन्स के मामले में सक्षम बनाया जा सके, हमें भीख ना मांगनी पड़े किसी से। मतलब एड देखो भीख नहीं होती है, लेकिन भाई आईआर के लैंग्वेज में तो छोड़ दो, पर्सनल लेवल में भी किसी से कुछ मांगना ना भीख ही होती है। उस दिन जब मैंने सेशन रखा, मैं तुम्हें बताया ना, हाथ हमेशा कैसे रहना चाहिए, सीधा नहीं, हथेली नहीं रहनी चाहिए, देने वाला हाथ रहना चाहिए हमेशा लाइफ में। कभी किसी से कुछ मत लो, नहीं हो पा रहा उस टाइम पर बंदोबस्त, शांत बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं लूंगा भाई किसी से कुछ भी। हमेशा देने वाले बनो, ना कि कभी लेने वाले। इंस्टेड ऑफ अर्लियर पॉलिसी ऑफ गिविंग मोर सपोर्ट टू द एरियाज एंड फार्मर्स, जो कि पिछड़ते जा रहे थे फार्मर्स और बड़े सारे एरिया जहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने थे, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो सके थे। अब ये डिसाइड करा गया सरकार के द्वारा कि वो ज़्यादातर रिसोर्सेज अपने सरकार लगाएगी इनटू दोज एरियाज विच ऑलरेडी हैड इरीगेशन, जहां पर इरीगेशन फैसिलिटीज हैं, एंड फार्मर्स हु वर ऑलरेडी वेल ऑफ। आर्ग्यूमेंट ये दी गई सरकार के द्वारा। अब आप कहोगे यार ये क्या है कि जहां पर इरीगेशन ऑलरेडी और जहां पर फार्मर्स अमीर हैं, अच्छे प्रोस्परस फार्मर्स हैं, उस एरिया में सरकार ज्यादा रिसोर्सेज लगा रही है, ना कि उन एरियाज में जो कि बैकवर्ड है। ऐसा क्यों? आर्ग्यूमेंट वाज दैट दोज हु ऑलरेडी हैड द कैपेसिटी, वो अपनी प्रोडक्शन को रैपिडली बढ़ा पाएंगे शॉर्ट रन में। सरकार का ये कहना था, भैया हमारे पास टाइम नहीं है कि बैकवर्ड रीजन में जाकर जीरो से शुरुआत करें। जो ऑलरेडी 10, 15, 20 कदम पे 20 पॉइंट पर है, उस पे ऑलरेडी अगर फ्यूल बढ़ दे तो वो रॉकेट और तेजी से उड़ेगा। रेदर देन पहले रॉकेट जाकर बनाएं, फिर वो करें, फिर डिजाइनिंग करें, फिर फ्यूल भरें, फिर उड़ाओ। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अपने माथे पे जो कलंक लगा हुआ था, इंपोर्ट करवा रहा है इंडिया फूड ग्रेन्स, वो हमें जल्दी हटाना था और सक्षम बनाना था, खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था फूड ग्रेन्स के टर्म्स में। तो गवर्नमेंट ने
हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV सीड इंट्रोड्यूस करें। दिस इज अ बैड थिंग अबाउट दिस चैप्टर, इसने एक भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल्ड में हाईलाइट नहीं कर रखे हैं, वो हमें ढूंढने पड़ते हैं पैनी नजरों से। Thus, government offered high yielding variety seeds, fertilizers, pesticides और better irrigation highly subsidized prices पे। गवर्नमेंट ने एक गारंटी भी दी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स एट अ गिवन प्राइस, यानी कि फेयर प्राइस पे, इतने ही रेट पे किसान जो हैं वो सरकार से ये सारी चीज़ें खरीद सकते थे। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन बहुत सारे थे, जैसे हम अभी अगले पेज पे पढ़ने वाले हैं, वाइट रेवोल्यूशन। अब आप लोग फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव जनरली यही जानते हो, गोल्डन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, वाइट, ग्रीन, ये सारे कलर के रेवोल्यूशन कम से कम 15 से 18 होते हैं। मैं आपको इनकी लिस्टिंग दूंगा और वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम जीएस पेपर 3 के अंदर एक बायोटेक्नोलॉजी जब करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ये ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, येलो क्या होता है, ब्लू क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। ये भी अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार होते हैं, जैसे कि रेवोल्यूशन। जो अमीर किसान थे और जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे, ये मेजर बेनिफिशरीज थे इस प्रोसेस के। जैसे कि मैंने आपको शुरू में प्रीवियस लेक्चर में बताया इस चैप्टर के अंदर कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उनको मिला जो ऑलरेडी प्रॉस्परस स्टेट थे। पैन इंडिया में सारे राज्य को फायदा नहीं मिला ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक अच्छी खासी एग्रीकल्चर ग्रोथ तो दी, स्पेशली गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ गई और हमारे देश में फूड अवेलेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन इसकी वजह से हमें क्लासेस और रीजन्स के बीच में पोलराइजेशन देखने को मिला। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, जहां पर पोलराइजेशन है तो एक पर्सन अगर पोल के इस साइड पर है तो दूसरा पर्सन पोल के इस साइड पर है, यानी कि जब भी टर्म पोलराइजेशन हो तो हम कह सकते हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार की इक्वलिटी मिसिंग है। कुछ जो रीजन थे जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये खेती बाड़ी के मामले में बहुत ज़्यादा सक्षम बन गए, जबकि दूसरे राज्य जो थे वो खेती बाड़ी की समस्या जो थी वो चलती रही और वो बैकवर्ड बनते रहे। बैकवर्ड कई स्टेटस उन पर लगा रहा। ग्रीन रेवोल्यूशन के दो और भी इफेक्ट्स थे। वन वॉज डेड इन मैनी पार्ट्स, हमें रिच जमींदार और पुअर पीजेंट्स के बीच में स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जो गैप था वो बढ़ता हुआ दिखा, जिसकी वजह से लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को राजनीति में आने का मौका मिला। और मैंने बताया था आपको लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्टिस्ट ग्रुप्स, इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने आवाज उठाई पुअर पीजेंट्स के लिए। सेकेंडली, क्या कह रहे हो मयूर? हाँ, सोशलिस्ट के लिए है ना, सोशल ग्रुप्स और पुअरेस्ट सेक्शन, डाउन ट्रोडन सेक्शन, उनके लिए बात करते हैं। सेकेंडली, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द मिडल पीजेंट सेक्शन। एक मिडिल क्लास भी आ गई पीजेंट सेक्शन की, यानी कि जो दूसरों के टेनेंट नहीं थे, बहुत बड़े जमींदार भी नहीं थे, लेकिन अच्छी खासी जमीन थी जिसपे अपना गुजारा कर सकते थे। ये एक नई क्लास इमर्ज होकर आने लगी। ये ऐसे फार्मर थे जिनके पास लैंड का साइज ऐसा नहीं था कि लैंड है ही नहीं या फिर बहुत ज़्यादा है, मीडियम साइज होल्डिंग थी, जो कि इन चेंजेस से बेनिफिट कर पाए और धीरे धीरे चलकर ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बन पाई देश के बड़े सारे पार्ट्स। उसके बाद हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे तो ये इसको यहाँ पर लेटर डेवलपमेंट्स इसका यहाँ पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि नेहरू जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी जी के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, इन्होंने बैंक को कैसे नेशनलाइज करा, ये कैसे करा, ये हम देखेंगे बाद में। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ये डायग्राम आपको दिया जाता है 3rd 5 ईयर प्लान का, ध्यान से देखो, इसको 3 लिखा हुआ है ये ऐसे करके, और यहाँ पर देखो अचीवमेंट। नेहरू जी यहाँ पर जिनी की तरह हैं जो कि गरीबों को एक उम्मीद जगा रहे हैं उनके अंदर कि मेरे पास एक ऐसा तुम्हारे लिए तोहफा है 3rd 5 ईयर प्लान में जिससे तुम मतलब बहुत कुछ अचीव कर सकोगे, और उनको उड़ने के सपने दिखा रहे हैं। कह रहे हैं सून वी आर असेंडिंग, हम ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं। सून वी विल बी अबव हंगर एंड वांट, मीनवाइल हैव अ लिटिल स्नैक। कुछ प्रोमिसेस करे गए, वो फुलफिल लेकिन नहीं हो सके। लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया वो रह गया ये
वाइट रेवोल्यूशन, इसके ऊपर यहाँ से बड़े सारे एग्जाम्स के ऊपर क्वेश्चन निकलता रहता है। और अमूल के बारे में आप सुनते रहते हो कि अमूल इज नॉट अबाउट ओनली द टाइटल लाइक जो कि बटर पे आता है, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, जहाँ पर एक गर्ल आपको एक बटर टोस्ट, और इसकी बड़ी, इस लड़की की बहुत फोटो आती हैं कि अभी कोई ओकेशन होती है तो आप नवभारत टाइम्स अखबारों में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में या कहीं ना कहीं आप इसको देखते होंगे। तो यहाँ पर ये अमूल के एडवर्टीजमेंट है। लेकिन अमूल के पीछे की कहानी क्या है? अमूल ना एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह शुरू हुई थी हमारे देश में। डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट जहां पे नंबर ऑफ लोग एक जगह पर आते हैं, और डेयरी मतलब दूध से रिलेटेड, हमें हमारे देश में दूध की प्रोडक्शन बढ़ानी थी। इसको स्टार्ट करा था वर्गीस कुरियन ने, और इनको बोला जाता है एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने गुजरात के अंदर इस मूवमेंट को शुरू करा था, एंड ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द स्टोरी ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। दिस यू शुड रिमेंबर। और इन्होंने लॉन्च करी थी मूवमेंट अमूल। अमूल एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट थी जो कि गुजरात के एक शहर आनंद से स्टार्ट हुई थी। इसको लगभग 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स ने गुजरात में ज्वाइन करा था। यहां पर एम क्या था? रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी को हटाना है और रूरल डेवलपमेंट लानी है, और इसके लिए हमें ये, मतलब इनका ये मानना था वर्गीस कुरियन के साथियों का इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर, कि हमें दूध की उत्पादन हमारे देश के अंदर बढ़ानी है। और दूध क्योंकि सफ़ेद है तो इस रेवोल्यूशन को बोला गया वाइट रेवोल्यूशन। 1970 में एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड इस्तेमाल करा गया। ये सारे टर्म आप कनेक्टेड याद करके रखना जब नोट बनाओ। वर्गीस कुरियन, वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, अमूल, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, आनंद, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये सारी चीज़ें एक जगह याद रखना। टाइम टू टाइम इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के द्वारा। ऑपरेशन फ्लड ने जो कोऑपरेटिव से मिल्क प्रोड्यूसर्स के पूरे देश में, उनको एक अम्ब्रेला के अंडर लेकर आने की कोशिश करी। पर्पस और एम नाम से ही जाहिर है कि मिल्क की प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना था, हमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को साथ में लेकर आना था, मिडल मैन को, बिचौलियों को एलिमिनेट करना था, और यह एश्योर करना था जो कि प्रोड्यूसर से उनको रेगुलर इनकम मिलती रहे। ऑपरेशन फ्लड लेकिन सिर्फ एक डेयरी प्रोग्राम नहीं बना। स्टार्ट हालांकि एक डेयरी प्रोग्राम, डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह हुआ था, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा था। यहाँ पर डेवलपमेंट आई, लोगों को रोजगार मिला, और रूरल हाउस होल्ड्स को इनकम मिली, और गरीबी गुजरात में और जहाँ जहाँ ये इम्प्लीमेंट होता रहा सक्सेसफुली वहाँ कम होती गई। और इसको बाद में बड़ी सारी संख्या में औरतों ने भी ज्वाइन करा बाय फॉर्मिंग विमेंस डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आयरनी क्या है? हमारे देश के लोग किसी के सगे नहीं। आयरनी ये है, हमने अपने आप को इस मूवमेंट के बाद, व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद, ऑपरेशन फ्लड के बाद लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बना लिया पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा दूध हमारे देश में प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा दूधियां हमारे देश में मिलेंगे, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉस्टली दूध इंडिया में ही है। ये देखो, इस महीने अभी एक हफ्ते पहले, अगर मैं आपको बताऊं, जब हमारे लेक्चर अभी बन रहा है 18 अक्टूबर 2022, पिछले 3 महीनों में 6 रुपए बढ़ चुके हैं मदर डेयरी और अमूल के प्राइसेस। और दूध की प्रोडक्शन में आज भी, उस टाइम से लेकर आज भी हम सबसे सक्षम है, सबसे ज्यादा दूध हमारे देश में होता है। तो सोचो जरा, और सबसे कॉस्टली भी यहां पर। यानी कि वही बात है कि कल को अगर हम लोग ओपेक कंट्री की तरह सबसे ज्यादा पेट्रोल बनाने लग गए, तब भी पेट्रोल के दाम इतने ही रहेंगे जितने आज है। तो फायदा क्या फिर इस टाइटल का, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री का? इसका मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते हो। तुम्हें वो देश में बचाना नहीं चाहिए गरीबों के लिए, ताकि वो अफोर्डेबल वो कर पाए। तो माल न्यूट्रिशन चलाते रहते हो। भैया, माल न्यूट्रिशन की समस्या ना दाल चावल पुलाव इडली सांभर डोसा वड़ा से खत्म नहीं होती है। सबसे बेसिक एस्पेक्ट, एक इंसान उठकर दूध तो पिएगा ही पिएगा। इसी को अफोर्डेबल बना दो कम से कम।
दूध का कॉस्टली होने का रीजन क्या है? इसका मतलब एक्सपोर्ट हमारा देश का दूध, दही, बटर, मक्खन, ये सब कुछ हद से ज्यादा होता है दूसरी कंट्रीज में। देश के लोग जो हैं वो अफोर्ड कर नहीं पाते। 63 रुपीज, 59 रुपीज, 55 रुपए, 60 रुपए, 65 रुपए पर लीटर दूध की कीमत है। गरीब आदमी की जिसकी दिहाड़ी है 100 रुपए की, मनरेगा के प्रोग्राम, क्या सैलरी होती है मनरेगा में? डेली दिहाड़ी है, हम सब अच्छे से जानते हैं, है ना? क्या ही बचेगा उनके पास? एक बंदा का जॉब भी करता है तो अब तुम जोड़कर देख लो, अगर वो रोज 2 लीटर दूध भी लेकर आ रहा है 120 रुपए का, ठीक है, 10 दिन के हो गए 1200 रुपए, 3600 रुपए का तो सिर्फ दूध ही दूध आ रहा है 10,000 रुपए में से, उसकी सैलरी में से क्या बचेगा? और ऐसे क्या मालन्यूट्रिशन की समस्या कम होगी? तो लोग क्या सोचते हैं, यार नहीं पियेंगे दूध, आधा लीटर ले आते तो चाय बना लेंगे। ये देश की स्थिति है। और ध्यान डाइवर्ट करा जाता है हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर। जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं ना, उनके मन में नहीं आता ये वाली बात। लेकिन अगर आप ध्यान से बारीकी से देखो ना, रियल समस्या पॉलिसियों को तोड़ मरोड़ के बाहर आइडेंटिटी कितनी अच्छी दिखाई जाती है। जब कोई बाहर से देखता होगा क्या कहता होगा, अरे वाह वाह यार, इंडिया में चल के रहो तो यार मजे ही आ जाएंगे, घर घर में इसका मतलब दूध प्रोड्यूस होता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा। सबसे ज्यादा कॉस्टली दूध हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में। क्या फायदा फिर? इससे बड़ी तो कहीं और जाके रहने लगे दूध पीने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ।